आज मैं जुरैसिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो अब तक की सबसे खतरनाक साई-फाई एक्शन फिल्मों में से एक। इस मूवी में हमें ऐसे खतरनाक डायनासोर दिखाए जाते हैं जो इंसानों से दूर एक रहस्यमयी आइलैंड पर रहते हैं। उस आइलैंड पर आज तक कोई इंसान नहीं गया, क्योंकि वहां जाना मतलब सीधी मौत को दावत देना है। लेकिन कुछ लोगों के ग्रुप को अपने मिशन को पूरा करने के लिए उस खतरनाक आइलैंड पर जाना पड़ता है, जहां उनके सामने ऐसी डरावनी और जानलेवा मुश्किलें आती हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनका मिशन आखिर क्या था, और क्या वे लोग उस खतरनाक आइलैंड से बचकर जिंदा वापस लौट पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जहां हम देखते हैं कि इंजेन नाम की एक बायो कंपनी एक दूर के टापू पर अपनी पूरी फैसिलिटी बनाकर बैठी है। दरअसल इनकी रिसर्च लैब में डायनासोर की नई प्रजातियां बनाने पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और इसके बारे में बाकी दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। जहां हम देखते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट्स मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। इनकी लैब का नजारा काफी गंभीर होता है। बड़े बड़े पॉड्स में अजीबोगरीब डायनासोर रखे हुए थे। दरअसल ये लोग डायनासोर की जीन थेरेपी कर रहे थे, यानी ये डायनासोर को म्यूटेट कर रहे थे। अब सारे साइंटिस्ट्स अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी एक साइंटिस्ट गलती से चॉकलेट का रैपर नीचे गिरा देता है, जो हवा से उड़कर दरवाजे के AI लॉक सिस्टम में फंस जाता है। इससे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में एरर आ जाता है और सारे दरवाजों का कंट्रोल रीसेट हो जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट्स अपनी लैब में टी-रेक्स डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अब दरवाजों पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए चालू एक्सपेरिमेंट को छोड़कर वे सारे साइंटिस्ट्स भागकर बाहर आ जाते हैं, मगर उस डायनासोर के बाहर आने का खतरा बना रहता है। इसीलिए एक लेडी साइंटिस्ट हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ती है और मैनुअली लैब के दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन तभी वह देखती है कि एक साइंटिस्ट अंदर ही फंस चुका था। वह उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वह लेडी साइंटिस्ट अचानक रुक जाती है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस लैब में मौजूद वह म्यूटेटेड डायनासोर अब जाग चुका था, और वह विशाल डायनासोर एक ही झटके में उस आदमी को निगल जाता है। तो यहीं से कहानी आगे बढ़कर 2027 में आती है, जहां डायनासोर को धरती पर आए 32 साल हो चुके थे। लेकिन डायनासोर को देखना अब इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये डायनासोर फ्रेंडली थे, इसलिए इंसानों को उनसे कोई खतरा नहीं था, और उनका रास्तों पर दिखना एक मामूली चीज हो चुकी थी। लेकिन कुछ खतरनाक और बड़े डायनासोर भी मौजूद थे, जो दूर किसी रहस्यमयी आइलैंड पर रहते थे। वो जगह उनके असली प्राचीन माहौल जैसी थी, इसलिए इंसानों का वहां जाना बैन था। जिसके बाद हमें मार्टिन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो न्यूयॉर्क में डायनासोर की वजह से फंसा हुआ था। तभी उसकी गाड़ी में जोरा नाम की लड़की आकर बैठती है, जो एक एक्स कमांडर थी। दरअसल मार्टिन ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। असल में मार्टिन की दवा बनाने वाली काफी मानी जानी कंपनी थी, और अब मार्टिन की कंपनी कैंसर का इलाज ढूंढ रही थी, जिसकी दवाई बनाने के लिए उन्हें डायनासोर का खून चाहिए था। और उसी खून को लाने के लिए मार्टिन ने जोरा को बुलाया था। जोरा को जब पता चलता है कि उसे खून लाने के लिए उस आइलैंड में भेज रहा है, जहां इंसानों का जाना सख्त मना है, तो वो साफ मना कर देती है। जिस पर मार्टिन उसे काफी सारे पैसों का लालच देता है, क्योंकि जोरा एक बहादुर कमांडर तो थी, लेकिन साथ ही उसे डायनासोर की काफी जानकारी होती है। मार्टिन कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ होशियार लोगों की पूरी टीम होगी, बल्कि मैं भी इस मिशन में शामिल होने वाला हूँ। अब मोटी रकम को सुनकर जोरा भी इस मिशन के लिए मान जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे लेकर डायनासोर के म्यूजियम जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डायनासोर की प्रदर्शनी कम हो जाने की वजह से म्यूजियम को बंद किया जा रहा था, क्योंकि लोगों में डायनासोर के लिए पहले की तरह वो उत्साह बचा ही नहीं था। जिसके बाद मार्टिन जोरा को वहीं पर मौजूद डॉक्टर हेनरी से मिलवाते हैं। हेनरी भी मार्टिन के साथ मिला हुआ था। वो भी जोरा के साथ उस आइलैंड पर जाने वाला था। डॉक्टर हेनरी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसे डायनासोर की हर एक प्रजाति का ज्ञान था। उसने डायनासोर पर काफी स्टडी की थी। डॉक्टर हेनरी जोरा को समझाते हैं कि हमें डायनासोर का जिस तरह का खून चाहिए, वो फ्रेंडली डायनासोर के अंदर नहीं मिलेगा। हमें उस आइलैंड पर जाकर उन खतरनाक डायनासोर का खून लाना होगा, क्योंकि उनकी उम्र सबसे बड़ी होती है, उनका दिल कई सालों तक जिंदा रहता है, और उनका DNA इतना पावरफुल होता है कि उनके खून से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हमें 3 प्रकार के डायनासोर का खून लाना है। पहला था टाइटैनोसोरस, वो विशाल डायनासोर जिसकी जमीन पर दहशत रहती है। दूसरा था मोसासोरस, जिसका खौफ समुद्र के अंदर रहता है। और तीसरा था क्वेटजाल्कोएटलस, वह डायनासोर जो आसमान का राजा है।
लेकिन याद रखना, हमें उनका खून तभी लेना होगा जब वे डायनासोर जिंदा होंगे। इसके बाद अगले दिन ये तीनों सूरीनेम आइलैंड के लिए उड़ान भरते हैं, जहां वे डंकन नाम के आदमी से मिलते हैं, जो पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स का सदस्य हुआ करता था। उसके पास खुद की बोट्स और टीम भी थी, इसलिए वह इनके काफी काम आने वाला था। डंकन ने फोन पर इस मिशन के लिए हाँ की थी, लेकिन अब वो डर की वजह से पीछे हट रहा था। अब काफी बहस के बाद मार्टिन उसे पैसा दिखाकर मना लेता है, जिसके बाद पूरी टीम डंकन की बोट से उस रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड की ओर निकल पड़ती है। डंकन ने इतने सालों तक नेवी में काम किया था कि उसे ऐसे खुफिया रास्ते मालूम थे जिससे गवर्नमेंट की नजरों से बचा जा सकता है। डंकन की टीम से और 3 लोग इस मिशन में शामिल हुए थे। पहला था बॉबी, जो इनका सिक्योरिटी चीफ था, जो इनकी सेफ्टी पर ध्यान देगा। दूसरी मेंबर थी मीना, जो इस बोट की को पायलट थी। और तीसरा था बोट का पायलट लेक्लियर, जिसके हाथ में बोट का पूरा कंट्रोल था। इसके बाद हेनरी उन्हें अपनी बायोप्सी डार्ट गन दिखाता है, जिसे फायर करके वे डायनासोर के खून का सैंपल ले सकते थे। हेनरी बताता है कि हम इस गन को ज्यादा दूरी पर नहीं चला सकते, क्योंकि इस गन की रेंज सिर्फ 10 मीटर है, इसलिए ज्यादा दूरी से ये इंजेक्शंस डायनासोर की मोटी खाल नहीं भेद पाएंगे। जिसके बाद हमें इसी ओशन में एक दूसरी बोट दिखाई देती है, जिसमें एक फैमिली सवार थी। उसमें रबिन नाम का एक आदमी था और उसकी 2 बेटियां थीं, इजाबेला और तेरेसा। तेरेसा उसकी बड़ी बेटी थी और उसका बॉयफ्रेंड जेवियर भी उनके साथ यहाँ आया था। दरअसल ये लोग फैमिली ट्रिप पर यहाँ आए थे। तभी उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो कोई डॉल्फिन है, फिर वो रहस्यमयी जीव इनकी बोट को टक्कर मारकर आगे चला जाता है। रबिन नीचे जाकर बोट की जांच करता है और राहत की सांस लेता है। सबको लगता है कि मुसीबत टल गई, मगर तभी अचानक वो जीव फिर से उन पर अटैक कर देता है और तब पता चलता है कि वो रहस्यमयी जीव असल में वही मोसासॉरस डायनासोर था, जिसका खून मार्टिन को चाहिए था। अब उसके हमले में इनकी बोट पलट जाती है। ये लोग तो वक्त पर कूद जाते हैं, लेकिन जेवियर बोट के अंदर ही फंस जाता है। पानी की वजह से दरवाजे जैम हो चुके थे। बोट को पलटते देख रबिन और उसकी बेटियां तुरंत बोट पर चढ़ जाती हैं। इसी दौरान मोसासॉरस फिर एक बार उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जेवियर अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ डालता है और तेजी से तैरते हुए बोट पर आ जाता है। किस्मत से मोसासॉरस उन्हें बिना कुछ किए वहां से चला जाता है और बाल बाल इनकी जान बच जाती है। अब अगली सुबह इनकी टीम की नींद किसी रेडियो मैसेज से खुल जाती है। दरअसल ये मैसेज रेडियो से रुबेन की फैमिली ने ही मदद मांगने के लिए भेजा था, लेकिन मार्टिन और बॉबी किसी की मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं। यह सुनकर जोरा काफी गुस्सा हो जाती है। उसका कहना था कि हमें उस फैमिली की मदद करनी चाहिए। डंकन का भी यही मानना था। वह मार्टिन की बातों को काटते हुए अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बोट मोड़ लो, पहले हम उस फैमिली को बचाएंगे। जिसके बाद हम उस फैमिली को देखते हैं जो बचने की उम्मीद में बोट पर बैठे हुए थे। तभी रबिन को उनकी बोट आते हुए दिखती है। वो जल्दी से फ्लेयर गन निकालकर हवा में फायर करता है। उनकी लोकेशन पता चलते ही ये लोग तुरंत उन्हें रेस्क्यू करते हैं। डंकन के पूछने पर रबिन उन्हें बताता है कि छुट्टियां मनाने के लिए वे यहाँ आए थे, लेकिन उनकी नाव पर किसी डायनासोर ने हमला कर दिया और उनकी नाव पलट गई। जिस पर डंकन कहता है कि यह कोई घूमने की जगह नहीं है कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गए। जिस पर रबिन पूछता है कि यहाँ इतना खतरा है तो तुम लोग क्यों यहाँ आए हो, लेकिन कोई भी मेंबर अपने मिशन के बारे में उन्हें पता नहीं चलने देता। तभी इनके रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। वे लोग जब बाहर की ओर देखते हैं तो उन्हें वही मोसासॉरस दिखता है जिसकी उन्हें तलाश थी। इतने विशाल डायनासोर को देखकर सब शॉक रह जाते हैं। जोरा बायोप्सी डार्ट गन के साथ तुरंत अपनी पोजीशन लेती है। हेनरी भी पीछे से आकर उसे डेक से बांध देता है। मोसासॉरस की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए डंकन भी बोट को भगाने लगता है। उसकी उछल कूद की वजह से जोरा का निशाना चूक जाता है और वो बोट से लटक जाती है। जिस दौरान मोसासॉरस अपना विशाल जबड़ा खोलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी वक्त पर उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। मगर इस बार जोरा सटीक निशाना लगा देती है। डार्ट इंजेक्शन अपना काम करता है। वह डायनासोर के खून का सैंपल लेकर ऊपर की ओर इजेक्ट होता है। उसमें एक मिनी पैराशूट का मैकेनिज्म भी था। पैराशूट की वजह से डार्ट हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे आता है, जिसे हेनरी पकड़ लेता है। अब इन्होंने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया था, जिस वजह से सारे टीम मेंबर्स काफी खुश होते हैं। मगर उनकी खुशी जल्द ही डर में बदल जाती है जब वे देखते हैं कि मोसासॉरस इनकी ओर वापस आ रहा है और अकेला नहीं, इस बार स्पिनोसॉरस प्रजाति के डायनासोर भी उसके साथ थे। स्पिनोसॉरस को देखकर हेनरी काफी डर जाता है। वह चिल्लाकर
सबको चेतावनी देता है कि यह स्पाइनोसॉरस एक खतरनाक प्रजाति है जो हमेशा झुंड में हमला करती है। फिर इनका सिक्योरिटी चीफ यानी बॉबी गन लेकर बाहर जाता है और उन डायनासोर के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन उसकी एक भी गोली डायनासोर का कुछ उखाड़ नहीं पाती। तभी पीछे से एक स्पाइनोसॉरस आता है और उसे अपने जबड़े में जकड़कर पानी में ले जाता है। तभी मोसासॉरस उनकी बोट के पास एक बड़ी छलांग लगाता है। बोट के हिलने से को पायलट मीना अनबैलेंस होकर गिरने लगती है, जिस दौरान एक स्पिनोसॉरस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को संभालकर फिर से ऊपर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ रुबन की छोटी बेटी इजाबेला फिसलकर रेलिंग से बाहर गिरने वाली होती है, लेकिन रुबन वक्त पर आकर उसे स्पिनोसॉरस का शिकार होने से बचा लेता है। डंकन अपनी बोट को स्टेबल करता है और मोसासॉरस के हमले से बचने के लिए बोट को तेजी से चट्टानों की तरफ भगाने लगता है। उसका मानना था कि वहां पानी का स्तर कम होगा, यानी पानी की गहराई कम होगी, जहां इतना बड़ा मोसासॉरस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन इसमें उनकी बोट चट्टानों से टकरा सकती थी, इसलिए जोरा और हेनरी पानी में कूदने की तैयारी करने लगते हैं। तभी रूबन अपनी बड़ी बेटी टेरेसा से रेडियो पर मदद मांगने के लिए कहता है। टेरेसा ऐसा ही करने जाती है, लेकिन तभी मार्टिन उसे रोकता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ पता चले, नहीं तो उसका पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता। अब इसी मुठभेड़ में टेरेसा फिसलकर बोट के किनारे लटक जाती है, जहां मार्टिन जानबूझकर उसकी मदद नहीं करता और वो पानी में गिर जाती है। फ्रेंड को पानी में गिरता देख एक्सवेर एक रेस्क्यू कैन लेकर पानी में कूद पड़ता है। अब रूबन को लग रहा था कि बोट आगे जाकर चट्टान से टकराएगी, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी के साथ पानी में छलांग लगा देता है। अब इनकी बोट चट्टान के उस पार चली जाती, उससे पहले ही मोसासॉरस उन पर अटैक कर देता है, जिससे इनकी बोट चट्टान से टकराकर काफी डैमेज हो जाती है। इससे इनका साथी लेक्लर्क इंजन रूम में फंस जाता है। बोट आउट ऑफ कंट्रोल होते देख जोरा और उसके साथी पानी में कूद पड़ते हैं, लेकिन डंकन अपनी स्किल्स से बोट को संभाल लेता है और आखिरकार कम स्तर वाले पानी में पहुंच जाता है, जहां वो मोसासॉरस गलती से भी नहीं आ सकता था। जिसके बाद डंकन की बोट किनारे पर पत्थरों से टकराकर रुक जाती है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाती। जिसके बाद इनकी टीम तैरते हुए किनारे पर आती है, जहां ये लोग जरूरी सामान को खींच कर ला रहे थे। मीना भी उस सामान को धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर इसी दौरान पीछे से स्पाइनोसॉरस आकर उसे दबोच कर ले जाता है और वहां खड़े उसके साथी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अपने टीम के 2 लोगों को खोकर ये लोग काफी उदास हो चुके थे। फिर मार्टिन कहता है कि असली खतरा तो इस आइलैंड पर है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सारे डायनासोर म्यूटेटेड हैं। दरअसल ये वही आइलैंड है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां इंजन कंपनी की गलती की वजह से सारे म्यूटेटेड डायनासोर बाहर निकल चुके थे और अब इस आइलैंड पर सिर्फ म्यूटेटेड डायनासोर्स का राज था। इसके बाद जोरा आइलैंड की सिक्योरिटी फेंस को काट देती है और सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उधर ओशन में जेवियर को उसकी गर्लफ्रेंड टेरेसा मिल जाती है। जेवियर के सवाल करने पर टेरेसा उसे बताती है कि वो मार्टिन की वजह से नीचे गिरी थी, जिसे सुनकर जेवियर भड़क उठता है। कुछ देर बाद उन्हें रब्बन और इजाबेला भी मिल जाती हैं। एक दूसरे से मिलकर वे लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये सभी गुफा के रास्ते से होते हुए आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। रब्बन का मानना था कि आइलैंड पर जरूर कोई गांव होगा जहां से इन्हें मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। सबको फिक्र हो रही थी कि अगर ये लोग यहीं फंसे रहे तो इनकी मदद कौन करेगा। जिस पर जोरा कहती है कि इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। वो कहती है कि मैंने एक सीक्रेट रेस्क्यू टीम हायर की है। अगर 24 घंटे के अंदर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आएगी, लेकिन सिर्फ सूर्यास्त के समय पर, और वो भी 2 मिनट के लिए। इसलिए जल्द से जल्द हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। फिर आगे बढ़ते हुए टीम को एक तालाब में उतरना पड़ता है, जिस दौरान जोरा मार्टिन से पूछती है कि टेरेसा पानी के अंदर कैसे गिरी, तुम भी तो वहीं पर थे, क्या तुम उसे बचा नहीं सके। जिस पर मार्टिन कहता है मेरे कुछ करने से पहले ही वो नीचे गिर गई। इतना कहकर वो बात को टाल देता है। तभी इन लोगों को तालाब में कुछ हलचल महसूस होती है, मगर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इन लोगों के बाहर निकलते ही एक विशाल ईल मछली मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर मार्टिन बाहर निकलकर खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रब्बन की फैमिली गुफा से होते हुए आइलैंड पर पहुंचती है। वहां की खूबसूरती देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। साथ ही उन्हें वहां पर इंजन कंपनी की पाइपलाइंस भी मिलती हैं, लेकिन इन्हें इस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि आम लोगों से छुपाकर इस कंपनी को आइलैंड पर चलाया जा रहा था। रब्बन को लगता है कि ये पाइपलाइंस आइलैंड पर बने गांव की ओर जा रही होंगी,
इसलिए ये लोग बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ते हैं। तभी इजाबेला को पौधे के पीछे एक छोटा डायनासोर मिलता है, जिसे देखकर इजाबेला काफी डर जाती है। लेकिन रॉबिन उसे समझाता है कि ये एक छोटा सा मामूली डायनासोर है और शाकाहारी भी है, इससे हमें कोई खतरा नहीं। उधर दूसरी ओर मार्टिन और उसकी टीम तालाब को पार करके काफी आगे आ चुकी थी। इस दौरान मार्टिन पानी पीने के लिए एक जगह रुक जाता है, लेकिन तभी उसे पानी में गिरे हुए कुछ आर्मी के आईडी टैग्स मिलते हैं। वह कुछ समझ पाता कि उसके हाथों पर खून की बूंदें आकर गिरती हैं। ऊपर नजर घुमाने पर उसे पेड़ पर फंसा हुआ एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसमें एक मरे हुए पायलट के हाथों में गन होती है, जिसे मार्टिन एक लकड़ी की मदद से नीचे गिराकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां रॉबिन और उसकी फैमिली काफी थक चुकी थी, इसलिए वे लोग एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। जेवियर गर्मी के लिए वहां आग जलाता है और सबके सो जाने के बाद हल्का होने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। तभी इजाबेला के पास वही छोटा शाकाहारी डायनासोर आता है, लेकिन इस बार इजाबेला डरने की बजाय उसे खाना खिलाती है और वह डायनासोर भी वहीं सो जाता है। उधर जेवियर जब पेशाब कर रहा था, तब उसके पीछे 2 डायनासोर आ जाते हैं, जो उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एक उड़ता हुआ म्यूटेड डायनासोर आकर उन छोटे डायनासोर पर अटैक कर देता है। उनकी आवाज सुनकर जेवियर कांप उठता है। जब वो डायनासोर वहां से चला जाता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां मार्टिन और उसकी टीम टाइटेनोसोरस को ढूंढते हुए घाटी में पहुंचती है। टाइटेनोसोरस उन्हीं में से एक डायनासोर है, जिसका खून लेने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। वे लोग उनकी आवाज का पीछा करते हुए 2 टाइटेनोसोरस तक पहुंचते हैं। इतने विशाल डायनासोर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें देखते ही ज़ोरा तुरंत बायोडार्ट गन को तैयार करने लगती है, जिस दौरान हेनरी जाकर टाइटेनोसोरस के पैर को छूता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह काफी खुश हो जाता है, जैसे सालों पुराना उसका सपना पूरा हो चुका हो। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी डायनासोर की स्टडी करते हुए निकाल दी और वो आज उन्हें देख पा रहा था। अब ये डायनासोर्स शांत स्वभाव के थे, इसलिए इन्हें उनसे ज्यादा खतरा नहीं था। जिसके बाद ज़ोरा एक ही बार में डार्ट चलाकर आसानी से उनके खून का सैंपल ले लेती है। अब सिर्फ एक डायनासोर का खून लेना बाकी था, जो था आसमानों का परिंदा क्विटज़ाल्कोएटलस। ज़ोरा कहती है कि उस उड़ते हुए शैतान का सैंपल लेना नामुमकिन है, लेकिन इसका एक तरीका है, जिसके लिए हमें ऊपर पहाड़ी पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन और उसकी फैमिली भी गांव की तलाश में निकल पड़ती है। वे लोग उसी इंजन कंपनी की पाइपलाइन का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो पाइपलाइन गांव में जाती है। अब उनके पीछे वह छोटा डायनासोर भी आ रहा था, इसलिए इजाबेला उसे अपने साथ ले लेती है और उसका नाम रखती है लोकी। इसके बाद ये सारे लोग आगे की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए वे लोग पेड़ के पीछे की ढलान नहीं देख पाते और सभी घसीटते हुए ढलान से नीचे गिर जाते हैं। वहां आते ही उन्हें अजीब सी गंध आने लगती है। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। इजाबेला की दोस्त यानी वह लोकी भी डरकर कहीं छुप जाती है, जैसे वह किसी अनजान खतरे से वाकिफ हो। वहीं पास में ही एक नदी थी, जिसके दूसरे बाजू उन्हें एक बोट दिखाई पड़ती है। ये लोग फैसला करते हैं कि वे बोट के सहारे आगे का सफर तय करेंगे, इसलिए टेरेसा उस बोट को लाने के लिए पानी में उतरती है और बिना आवाज किए तैरते हुए उस नदी को पार करती है। लेकिन तभी उसकी नजर मरे हुए एक डायनासोर पर जाती है, जिसे किसी जानवर ने बुरी तरह मारकर खाया हुआ था। टेरेसा कुछ समझ पाती कि तभी पीछे सोया हुआ बैरियोनिक्स पलट जाता है। उस विशाल जीव को देखते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। टेरेसा तुरंत भागते हुए बोट के पास आती है, लेकिन वो जिस बोट की उम्मीद पर यहाँ आई थी वो टूटी हुई निकली। लेकिन किस्मत से वहां पर एक इमरजेंसी राफ्ट रखी हुई थी, जिसे घसीटते हुए टेरेसा बाहर ले आती है। रॉबिन और एक्सेवियर उस राफ्ट को छोड़कर टेरेसा को तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं, क्योंकि वह डायनासोर कभी भी जाग सकता था। लेकिन टेरेसा उनकी बात नहीं मानती और उस राफ्ट को खोल देती है, मगर इस आवाज से बैरियोनिक्स उठ जाता है, लेकिन वह इन्हें नहीं देख पाता और जाकर पानी पीने लगता है। यही अच्छा मौका देखकर सारे लोग राफ्ट में बैठ जाते हैं, मगर ये लोग यहाँ से निकल पाते उससे पहले ही बैरियोनिक्स उन्हें देख लेता है। ये लोग चप्पू की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरोनिक्स पानी के अंदर से होते हुए सीधे उनके सामने आ जाता है और राफ्ट पलटकर इन सभी को पानी में गिरा देता है। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से रॉबिन बैरोनिक्स के चंगुल से बच निकलता है। टेरेसा और एक्सेवियर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो तीनों चट्टानों की मदद से खुद को बहने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि इजाबेला गायब है। वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती।
तभी अचानक उन्हें इजाबेला की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो राफ्ट के नीचे छुपी हुई थी। रॉबिन उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह डायनासोर भी इजाबेला की आवाज सुन चुका था। वह सीधा उस राफ्ट को उठाकर झंझोड़ कर रख देता है, लेकिन इजाबेला वक्त रहते राफ्ट से निकल जाती है और उस डायनासोर के आने से पहले वो तैरते हुए अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जहां वो बैरियोनिक्स चट्टानों की वजह से उन तक पहुंच नहीं पाता और निराश होकर वापस चला जाता है। उधर दूसरी ओर उनकी टीम काफी ऊंची चढ़ाई के बाद एक चट्टान पर पहुंचती है। दरअसल ये लोग जिस क्वेटज़ालकोअट्लस का खून लेना चाहते थे वह इस आइलैंड का सबसे तेज उड़ने वाला और सबसे खतरनाक डायनासोर था। उसका खून लेना मतलब मौत को दावत देना था। इसीलिए ये लोग उसके अंडों से खून का सैंपल लेने का फैसला करते हैं। क्वेटज़ालकोअट्लस एक ऐसी प्रजाति है जो अपने अंडे पहाड़ियों की दरारों में देती थी, इसलिए इन लोगों को रैपलिंग करके यानी रस्सी की मदद से दरारों तक पहुंचना था। लेक्लेयर और जोरा को तो रैपलिंग का अनुभव था, लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई देखकर हेनरी को पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन डंकन और जोरा उसे हौसला देते हैं। इसके बाद हेनरी हिम्मत करते हुए नीचे जाने लगता है, जहां जोरा हंसी मजाक करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। ऊपर पहाड़ी पर डंकन और मार्टिन रस्सियों को संभाल रहे थे, लेकिन तभी एक नन्हा सा डायनासोर डंकन का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उस डायनासोर के चक्कर में उसे वहां कुछ सीढ़ियां दिखती हैं जो नीचे की ओर जा रही थीं, जिससे वह समझ जाता है कि यह जगह पहले कभी प्राचीन मंदिर हुआ करती थी। तभी हेनरी की रस्सी फिसल जाती है। वह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन डंकन वक्त रहते मामला संभाल लेता है। ये तीनों नीचे उतरते हुए आखिरकार एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देख ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली गुफा नहीं थी। ये जगह भी उसी प्राचीन मंदिर का एक हिस्सा थी। वहीं बीच में एक घोंसला बना हुआ था, जिसमें क्वेटज़ालकोअट्लस के कई सारे अंडे मौजूद थे। हेनरी तुरंत डार्ट निकालकर अंडे से सैंपल लेने लगता है। वो काफी सावधानी से सैंपल ले रहा था ताकि अंडे में मौजूद बच्चे को कोई हानि न पहुंचे। वहीं गुफा के बाहर लेक्लेयर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उन अंडों की मां यानी क्वेटज़ालकोअट्लस वहां आ जाती है। लेक्लेयर चिल्लाकर तुरंत इन दोनों को चेतावनी देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह डायनासोर इन दोनों को देखते ही इन पर हमला कर देता है, जिस दौरान हेनरी के हाथ से वो सैंपल नीचे गिर जाता है। ये लोग पिलर के पीछे छुपकर उसके हमले से बच रहे थे। उन दोनों को मुसीबत में देखकर लेक्लेयर एक कुल्हाड़ी उस डायनासोर के सिर पर दे मारता है, जिससे वह डायनासोर उन दोनों को छोड़कर अब उसकी ओर बढ़ने लगता है। अपनी मौत को आते देख लेक्लेयर चिल्लाते हुए उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है। डंकन को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वह तुरंत मार्टिन के साथ उसे ऊपर खींचने लगता है, मगर वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके जाते ही हेनरी तुरंत उस सैंपल को उठा लेता है, लेकिन इसी बीच उस डायनासोर से हेनरी की रस्सी खींच जाती है, जिससे हेनरी पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, जहां ऐसा लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म है। लेकिन सही वक्त पर जोरा उसकी रस्सी पकड़कर उसे बचा लेती है। अब वो सैंपल भी हेनरी के थोड़ी दूरी पर आकर गिरता है, जिसे हेनरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन जोरा उसे झूलने से मना कर रही थी, क्योंकि रस्सी कभी भी टूट सकती थी। मगर हेनरी उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार उस सैंपल को उठा लेता है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और हेनरी जाकर सीधे तालाब के अंदर गिरता है। वहीं ऊपर डंकन और मार्टिन लगातार लेक्लेयर को ऊपर खींच रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिस लेक्लेयर को खींच रहे थे उसे वह डायनासोर कब का निगल चुका है। यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर उनका रास्ता रोककर उन पर हमला करने लगता है। यह देखकर डंकन मार्टिन के साथ सीधे उस प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं, जो तालाब में गिरकर बच गया था। तभी वहां पर जोरा और वे दोनों भी आ जाते हैं। वह सैंपल भी पैराशूट की वजह से सही सलामत इनके पास पहुंच जाता है। अब इनका मिशन पूरा हो चुका था, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जिसके बाद हम शाम का वक्त देखते हैं, जहां रब्बन की फैमिली उन पाइपलाइंस का पीछा करते हुए उस कंपनी के लैब्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि वे पाइपलाइंस सालों पुरानी डिस्ट्रॉयड कंपनी की हैं, तो उनकी बचने की उम्मीद टूट जाती है। वे लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, यह सोचकर कि कहीं से उम्मीद की किरण दिख जाए। वहीं लैब्स के दूसरी तरफ हम मार्टिन की टीम को देखते हैं, जो रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी जोरा को किसी इंसान के पैरों के निशान मिलते हैं। वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ आसपास रबेन की फैमिली मौजूद होगी और थोड़ी ही देर में उनकी मुलाकात हो जाती है।
बच्चों को सही सलामत देखकर जोरा चैन की सांस लेती है। तभी टेरेसा सबको बताने लगती है कि वो मार्टिन की वजह से ही समुद्र में गिरी थी। उसने जानबूझकर मुझे गिरने दिया ताकि मैं मिलिट्री से कांटेक्ट न कर सकूं। लेकिन तभी मार्टिन अपनी गन को बाहर निकालता है और गन की नोक पर कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं गिराया, वह तो सिर्फ एक हादसा था। इतना कहकर मार्टिन जोरा से वो सैंपल बैग मांगता है और हथकड़ी से उस बैग को अपने हाथ से लॉक कर देता है। तभी अचानक लैब से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिस पर हेनरी कहता है कि यह जनरेटर की आवाज है जो शायद इस टाइम पर सेट होगा। धीरे धीरे पूरी लैब्स की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और तभी अचानक 2 म्यूटेटेड डायनासोर उनके सामने आ जाते हैं, जिनसे डरकर ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रबन की फैमिली जाकर गैस स्टेशन में छुप जाती है, जहां ये लोग दरवाजे के सामने एक रैक लगा देते हैं ताकि वो म्यूटेटेड डायनासोर अंदर ना आ सके। वहीं पर वो दूसरा डायनासोर अब हेनरी और डंकन के पीछे पड़ गया था, जिससे बचते हुए वे दोनों जाकर एक लैब में पहुंचते हैं। ये वही लैब थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये लोग वहां का नजारा देखकर समझ जाते हैं कि यही वो जगह थी जहां पर म्यूटेटेड डायनासोर्स को बनाया जा रहा था। तभी डंकन को वहां एक नक्शा मिलता है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि इस कंपनी के नीचे कई सारे अंडरग्राउंड टनल बने हुए हैं, जिनमें से एक रास्ता डॉक पर किसी बोट तक जाता था। उधर रुबेन की फैमिली अभी भी गैराज में छुपी हुई थी, लेकिन तभी इजाबेला को उसकी दोस्त लुकी दिखती है। इजाबेला भागती हुई उसके पास जाकर उसे अपने बैग में डालने लगती है, लेकिन तभी एक डायनासोर गैराज की छत फाड़कर इजाबेला के पीछे आ जाता है। रबिन तुरंत अपनी बेटी को आवाज देकर अलर्ट करता है। इजाबेला को इसका पता चलते ही वह तुरंत फ्रिज में जाकर छुप जाती है। डायनासोर भी उसकी हलचल भांप लेता है, लेकिन इजाबेला फ्रिज की लाइट्स कपड़े से ढक देती है, जिससे वह डायनासोर कुछ देख नहीं पाता। तभी रबिन चीजों को फेंककर उस डायनासोर का ध्यान भटकाता है। उतने वक्त में इजाबेला फ्रिज से निकलकर अपने फैमिली के पास आ जाती है, लेकिन अब वो डायनासोर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मगर तभी रबिन की नजर ड्रेनेज टनल पर जाती है, जहां वे उस डायनासोर के आने से पहले ही टनल में चले जाते हैं। इसके बाद हम जोरा को देखते हैं, जिसका सामना उस डायनासोर से हो जाता है, लेकिन जोरा तेजी से भागते हुए मार्टिन के साथ एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है। तब मार्टिन उस डायनासोर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी गोली डायनासोर को छूती भी नहीं। उल्टा वह डायनासोर उसे बाहर खींचकर पटक देता है। तभी वो रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाती है। अब वो रेस्क्यू टीम सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ आई थी, इसलिए इन लोगों को 2 मिनट के अंदर उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। हेनरी और डनकन हेलीकॉप्टर की आवाज सुन लेते हैं। डनकन हेनरी से कहता है कि मैं जाकर उस फैमिली को ढूंढता हूं, तब तक तुम जाकर हेलीकॉप्टर को रोको। वहीं अब दूसरी ओर मार्टिन को उस गाड़ी की चाबी मिल जाती है, इसलिए वो गाड़ी लेकर तुरंत वहां से भाग निकलता है। उसके जाते ही जोरा दूसरी जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मार्टिन गाड़ी लेकर जा कहां रहा है। दरअसल वो डॉक की तरफ उस बोट के पास जा रहा था। वो इन लोगों को धोखा देकर अकेले ही यहाँ से निकलना चाहता था। वहीं पर अब वो डायनासोर टनल में से आ रही उस फैमिली की आवाज सुन लेता है और टनल में घुसकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये सब जोरा छुप कर देख रही थी। जोरा भी अपनी गन निकालकर उस डायनासोर के पीछे जाने लगती है। वहीं पर अब रेस्क्यू टीम को जब जोरा और उसकी टीम नहीं दिखती, तो वे वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब तक वहां हेनरी भी पहुंच जाता है, जो उस हेलीकॉप्टर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब काफी दूर जा चुका था। हेनरी थककर हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फ्लेयर बॉक्स पर जाती है। वह तुरंत उसमें से फ्लेयर निकालकर आसमान में फायर करता है, जिसे वो रेस्क्यू टीम देख लेती है। वे अपना हेलीकॉप्टर मोड़कर उसकी ओर आने लगते हैं, लेकिन हेनरी आने वाले उस खतरे से अभी अनजान था। वह हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है कि एक म्यूटेटेड टी-रेक्स उसे अपने जबड़े में जकड़ लेता है। यह अब तक का सबसे विशाल और खतरनाक म्यूटेटेड डायनासोर था। वो उस हेलीकॉप्टर को किसी खिलौने की तरह चबाकर दूर फेंक देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यह नजारा देखकर डंकन की भी रूह कांप जाती है। तभी उसे ड्रेनेज टनल से उस फैमिली की आवाजें सुनाई देती है, जो बाहर निकलने के लिए उससे मदद मांग रही थी। तब तक हेनरी भी उस दानव से बचकर यहाँ आ जाता है, जिसके बाद वे दोनों भी टनल में जाकर उस फैमिली के साथ छुप जाते हैं। डंकन उन्हें सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर इनकी बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन डंकन उन्हें हौसला देते हुए एक प्लान बताता है। वो कहता है कि इनमें से एक टनल डॉक की ओर जाती है, जहां पर एक बोट रखी हुई है, जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। कि इसी बीच वो डायनासोर उनके पास आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कर पाता उससे पहले ही जोरा वहां आकर उसे शूट कर देती है।
जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर टनल से होते हुए डॉक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर एक मोटी सलाखों वाला इंटरलॉकिंग गेट लगा हुआ था, जिसे खोलने का पैनल गेट के उस पार लगा हुआ था। अब ये लोग बुरी तरीके से यहाँ फंस चुके थे, लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकती। अब वो दूसरा डायनासोर वहां आने लगता है, लेकिन उसी दौरान इज़ाबेला उन सलाखों के बीच से निकलकर उस पैनल तक पहुंच जाती है। लेकिन शायद यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसके पीछे वो दानव यानी वो म्यूटेटेड डायनासोर आ चुका था। यह देखकर वे लोग इज़ाबेला को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन इज़ाबेला वहीं रुककर उस पैनल को पूरी ताकत लगाकर मोड़ देती है, जिससे वो गेट तो खुल जाता है, पर वो म्यूटेटेड टी-रेक्स भी उन्हें देख लेता है। मगर वो उन्हें कुछ कर पाता कि तभी मार्टिन की आ रही गाड़ी उसका ध्यान खींच लेती है। दरअसल मार्टिन वहां आ चुका था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह उस डायनासोर को देख नहीं पाता और वो डायनासोर अचानक उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। तब तक वो दूसरा डायनासोर भी उनके पीछे आने लगता है, लेकिन जोहरा सही समय पर पैनल खींच देती है, जिससे वो डायनासोर अंदर ही फंस जाता है। वहीं अब मार्टिन को वो डायनासोर बेरहमी से काटकर उसे खा जाता है, जिस दौरान वो सैंपल वाली बैग मार्टिन के कटे हुए हाथ के साथ नीचे गिरती है। यह देखते ही जोहरा तुरंत उस बैग को उठा लेती है और फिर सभी लोग बोट की ओर भागते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो बोट क्रेन की चेन से फंसी हुई थी। तभी वो शैतान यानी वो टी-रेक्स वहां आ चुका था, जहां अब उसकी नजर इज़ाबेला पर थी। तभी हेनरी कहता है कि इज़ाबेला को उजाले से हटाओ, क्योंकि ये डायनासोर रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। यह सुनते ही डंकन एक फ्लेयर गन जलाता है और उस डायनासोर का ध्यान अपनी ओर करते हुए उसे बोट से दूर ले जाता है। वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए जोरा क्रेन की उस चेन को ही काट देती है, जिसमें वो बोट फंसी हुई थी। बोट के नीचे उतरते ही सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। जोरा डंकन को आवाज देकर उसे बुलाने लगती है, लेकिन अब डंकन की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। वो समझ जाती है कि डंकन अब उनके बीच नहीं रहा। तभी हेनरी जोरा को खींचकर बोट में ले जाता है, लेकिन अब बोट का इंजन ही चालू नहीं हो रहा था। मगर तभी वो टी-रेक्स वापस आ जाता है, जहां अब इनकी मौत निश्चित थी। वो उन पर हमला करने ही वाला होता है कि खुशकिस्मती से उनकी बोट चल पड़ती है। इन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग मौत के मुंह से लौट आए हैं, लेकिन इनकी आंखों में डंकन को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। तभी आसमान में कोई फ्लेयर चलाता है। वे लोग तुरंत बोट मोड़कर उस तरफ देखने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि डंकन अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये लोग उसे बचाकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि इज़ाबेला उस छोटे डायनासोर को यानी लूकी को अपने साथ ले आई थी। उसका कहना था कि अब वो उसे पालतू बनाएगी। तभी हेनरी और जोरा फैसला करते हैं कि वे लोग इस सैंपल को सही जगह पर लगाएंगे, ताकि कैंसर की दवाई सब लोगों के लिए बनाई जाए। क्योंकि अगर मार्टिन को ये सैंपल मिल जाते तो वह सिर्फ अमीर लोगों के लिए दवाई बनाता और आम जनता के साथ नाइंसाफी हो जाती। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हो, यानी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप मेरी बाकी और भी वीडियोस जाकर देख सकते हो। यकीन मानिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगे।